हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक मुगल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी जैसे आजकल हम कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं और उसी से हमारी आमदनी होती है, तो मुग़ल टाइम में जो मुग़ल साम्राज्य का मेन स्रोत था आमदनी का, वो था किसान। जो मतलब जो भी वो कृषि करते थे, उससे जो उन्हें राजस्व मिलता था, वही आय का मेन साधन हुआ करता था। ठीक है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। इसका मतलब है कि जो किसान हैं वो इन कुलीन वर्गों को राजस्व दिया करते थे, और ये कुलीन वर्ग फिर मुगल साम्राज्य में जो राजा हुआ करता था उस तक इस राजस्व को पहुंचाया करते थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। यानी इन किसानों, और यहाँ पे देखो हैं किसान जो कि कृषि कर रहे हैं, और टॉप पर है राजा। ठीक है। अब इस किसान और राजा के मध्य जो भी इस राजस्व प्रणाली में जुड़े हुए हैं, जो राजस्व एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और राजा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव के एक छोटे से सरदार हों या फिर बहुत शक्तिशाली सरदार हों, ठीक है, उन सभी को एक ही शब्द कहा जाता था, जमींदार। ठीक है। यानी राजस्व एकत्र करने में जो भी व्यक्ति है वो जमींदार कहलाता था। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें कह रखा है कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यानी कि ये जमींदार इतने ज़्यादा, कुछ ऐसे क्षेत्र थे या कुछ हम कहें जमींदार ऐसे थे जो कि इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि अगर उनका शोषण किया जाता मुगल राजाओं के द्वारा तो वो विद्रोह कर देते और अपना अलग ही तरीके से शासन स्थापित कर सकते थे। ठीक है। इसके बाद है कि कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। यानी कि वो जमींदार और किसान जिनमें कुछ समानताएं थीं या एक जैसे थे, वो मिलकर इस जो राजा है, मुगल साम्राज्य है, उसके खिलाफ ही हो जाते थे और खुले तौर पर विद्रोह घोषित कर दिया करते थे। और इसके बाद है कि 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1600 के बाद की सदी, 1600 से 1601 से लेकर 1700 का समय, इसको हम कहेंगे 16वीं शताब्दी। तो किसानों के विद्रोह ने इस समय मुगल सत्ता को काफ़ी ज़्यादा चुनौती दी थी और उसको ऐसा हम कह सकते हैं कि कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है। अब थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो यहाँ पे देखो, अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल, इनके बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। तो टोडरमल ने काफ़ी सारे जो उनके आसपास क्षेत्र थे उन पर विज़िट किया, सावधानीपूर्वक उनका निरीक्षण किया, सर्वे किया, और उसके बाद उनकी एक व्यवस्था बनाई। ठीक है। इन जो भी इन्होंने सर्वेक्षण किया था, जो सर्वे किया था, उनसे जो उन्हें आंकड़े प्राप्त हुए, उसके आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया गया। यानी ये निर्धारित किया गया कि अगर मान लो ये खेत है, इस पर कोई व्यक्ति फसल उगा रहा है, चावल गेहूँ जो भी उगा रहा है, तो उस पर इतना प्रतिशत कुछ राजस्व लगेगा। ये निर्धारित किया गया था टोडरमल के द्वारा। और ये निर्धारण ऐवे ही नहीं हुआ था, ये निर्धारण एक सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया, अंदाज़ा लगाया गया कि किस भूमि पर कौन सी फसल कितनी उग सकती है, और उसी के आधार पर इस राजस्व को निर्धारित किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो टोडरमल के द्वारा राजस्व की जो व्यवस्था शुरू की गई थी उसका नाम है जब्त व्यवस्था। ठीक है। और इस जब्त व्यवस्था के तहत हर एक प्रांत में
फसलों की एक सूची बना दी गई थी कि अगर आप गेहूं उगाते हैं तो आपको इतना राजस्व देना पड़ेगा, अगर आप धान उगाते हैं तो आपको इतना राजस्व देना पड़ेगा, यानी हर एक फसल के लिए अलग अलग राजस्व की दर निर्धारित कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद है कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, यानी जिन भूमि का निरीक्षण किया जा सकता था वहीं पर जब्त व्यवस्था को लागू किया गया था और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो जिन प्रांतों में निरीक्षण संभव नहीं था वहाँ पर जब्त व्यवस्था को नहीं लागू किया गया, सिर्फ उन्हीं स्थानों पर लागू किया गया जहाँ पे ये संभव थी। तो अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनका उत्तर हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ये कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा हुआ है कि मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य में जमींदार राजस्व एकत्रण का कार्य करते थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अकबर के राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। आप यहाँ से शुरू करेंगे मुगल, पहले आप लिखेंगे मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, उसके बाद प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आंसर आ जाएगा चौथे प्रश्न का। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।